वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नीड। एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने आ गया हूँ क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के साइंस को लेकर, जिसमें हम लोग सेकेंड चैप्टर को पढ़ रहे हैं। और सेकेंड चैप्टर क्या है? एसिड बेस एंड साल्ट, एसिड्स बेस एंड साल्ट, जिसमें हमने प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स पढ़ा था। अब हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ बेसेस पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेस में सबसे पहला क्या है? यहाँ पर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला क्या है? रिएक्शन विथ मेटल। तो जब कोई स्ट्रॉन्ग बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? इसमें हाइड्रोजन गैस, साल्ट और हाइड्रोजन गैस इसमें प्रोड्यूस होता है। जब कोई स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेगा मेटल से, ये स्ट्रॉन्ग बेस मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? साल्ट। इसमें साल्ट बनेगा और साल्ट के साथ साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो इसको वर्ड इक्वेशन में हम इस तरह से लिख सकते हैं, मेटल प्लस बेस गिव्स साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें मेटल हम ले लेते हैं जिंक, जिसका कि सिंबल होता है Zn, और बेस लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। जब इसका रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 और साथ ही क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर ये जो सोडियम होगा यह सॉलिड स्टेट में, यह एक्वस फॉर्म में, हाइड्रोजन गैस, ये गैस इवॉल्व होगा यहाँ पर और सोडियम जिंकेट फॉर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं मेटल बेस यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर रहा है तो सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रहा है। सोडियम जिंकेट क्या हो गया? साल्ट। तो इसको हम देखेंगे कि ये बैलेंस है या नहीं। एक बार देख लेते हैं। Zn तो एक ही है, ठीक है, इसमें 2 लगा देते हैं। Na यहाँ पर 2 है, इधर 2 लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? 2Na इधर भी हो गया, Na2 इधर भी हो गया, ऑक्सीजन 2 इसमें भी आ गया और हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गया। कोई भी गैस जो होता है जनरली, जिसमें कि खासकर ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सब हो गया, ये डाई एटॉमिक होता है, इसलिए हमेशा जैसे H2N2O2 इस तरह से लिखते हैं। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया कि जब कोई मेटल बेस से रिएक्ट करता है तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, जिसमें हमने ये एग्जांपल देख लिया। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, रिएक्शन विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड। ठीक है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड से जब बेस रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म होगा? साल्ट और वाटर। ठीक है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड से जब कोई बेस रिएक्ट करेगा तो साल्ट और वाटर फॉर्म करेगा। तो हम एक बेस ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और नॉन मेटालिक ऑक्साइड। नॉन मेटालिक ऑक्साइड हम यहाँ पर CO2 ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा बेस ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो हमने ले ही लिया, एक दूसरा से रिएक्शन करा के देखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, कैल्शियम का वैलेंसी 2 होता है तो इसलिए यहाँ पर फॉर्मूला में होल ट्वाइस हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा? कैल्शियम कार्बोनेट।
यहाँ साल्ट हो जाएगा, साल्ट यानी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस जब रिएक्ट कर रहा है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से, यहाँ कार्बन नॉन मेटल है, इसका ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से जब ये रिएक्ट कर रहा है तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया कि कोई भी नॉन मेटल जो है, नॉन मेटल के ऑक्साइड का जब बेस के साथ रिएक्शन होता है तो क्या फॉर्म होता है, साल्ट एंड वाटर। यहाँ पर जो हाइड्रोक्साइड आयन है, इस हाइड्रोक्साइड आयन का एक ऑक्सीजन इसमें जुड़ गया, साल्ट फॉर्म हो गया, और H2O जो बचा हुआ यहाँ पर बाहर निकल गया है। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर क्या है, गैसियस स्टेट में, ये एक्वस फॉर्म में हो गया। इसके बाद यहाँ पर ये लिक्विड फॉर्म में वाटर हो गया, और ये जो होगा यह भी एक्वस फॉर्म में होगा यानी वाटर में। तो इस तरह से हमने दो प्रॉपर्टी को देख लिया। तो अगला जो हम रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं वह क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यह एसिड और बेस दोनों के लिए है, दोनों के प्रॉपर्टी में आएगा कि एसिड भी बेस से रिएक्ट करके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है, बेस एसिड से रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, तो इसको एसिड बेस रिएक्शन भी कहा जा सकता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देता है। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या हो गया, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड और बेस के बीच जो रिएक्शन है जिसमें कि ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है, साथ ही साथ इसमें साल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर एंड न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से ध्यान में रख सकते हैं, वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में, बेस प्लस एसिड या एसिड प्लस बेस गिव्स साल्ट एंड वाटर। शॉर्ट में इस तरह से हम माइंड में इसको मैपिंग कर सकते हैं और इजीली एग्जाम में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज हम खुद से बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि किसी बुक का या किसी टीचर से जो हम पढ़े वही। अगर हम ध्यान दें तो मात्र 4 वर्ड्स जो है, 4 वर्ड्स से ही हम अपना डिफिनीशन फॉर्म कर सकते हैं। बेस और एसिड आपस में रिएक्ट करके साल्ट और वाटर फॉर्म कर रहा है, यानी एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर रहा है। एक एग्जाम्पल से देखते हैं, बेस का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। कोई भी बेस ले सकते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और प्लस एसिड, सिंपल में HCl भी ले सकते हैं। तो ये सब क्या होगा, एक्वस फॉर्म में जब एक दूसरे से रिएक्ट करेगा तो साल्ट बनाएगा और वाटर फॉर्म होगा। अगर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आसानी से इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो हम बना सकते हैं। इसमें देख रहे हैं बेस में OH है और एसिड में H है, ये दोनों मिल जाएगा तो OH प्लस H क्या हो जाएगा, H2O। H2O हो गया, और साथ में क्या बच गया, इधर Na और इधर Cl, तो क्या हो जाएगा NaCl। तो आसानी से हम इसमें कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। वैलेंसी अलग होगा तो फिर इसी तरह से हम आसानी से देख के यहाँ से वाटर, एसिड और बेस से वाटर को हमने अलग कर लिया, जो बच गया वो क्या हो गया, साल्ट। तो इजीली हम इसको
इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। फॉर्मूला थोड़ा वैलेंसी को ध्यान में रखेंगे तो ये फॉर्मूला जनरेट किया जा सकता है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं तो साल्ट और वाटर फॉर्म कर रहे हैं, जो कि एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहा है, यानी यह एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। अब थोड़ा सा एक पॉइंट को हमको ध्यान में रखना है कि एसिड और बेस जो होता है दोनों कंडक्टर होता है। एसिड और बेस एक कंडक्टर के भांति काम करेगा। कब? जब इसको हम इसका एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, यानी वाटर में जब हम इसका सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे, वाटर में एसिड और बेस को डालेंगे तो क्या होगा, वह आयन के फॉर्म में आ जाएगा, आयन में ब्रेक हो जाएगा। तो एक्वस सॉल्यूशन डालने से ये क्या होगा, आयंस के फॉर्म में आ जाएगा, आयंस बन जाएगा, यानी पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज इस पर डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव और निगेटिव आयंस बन जाएगा। तो इस कारण से इसके एक्वस सॉल्यूशन में, एसिड और बेस के एक्वस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है, यानी इसका एक्वस सॉल्यूशन क्या होगा, कंडक्टर हो गया। ठीक है। तो केमिस्ट्री में जो हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इसमें बहुत ही केयरफुल रहना होता है। इसमें एक पॉइंट, अभी हम लोग एसिड बेस पढ़ रहे हैं, तो एसिड बेस जो है कंसंट्रेटेड फॉर्म में, जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होता है, बहुत ही कोरोसिव होता है, बहुत ही डेंजरस होता है अगर हम उसको सही से हैंडल नहीं करें। तो इसमें जो एक क्वेश्चन बार बार आता है कि जब हम डाइल्यूशन करते हैं, एसिड या बेस को जब हम डाइल्यूट करते हैं तो एसिड में या बेस में, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस में, कंसंट्रेटेड एसिड या कंसंट्रेटेड बेस जो है उसमें हम वाटर नहीं मिलाते हैं। क्या करते हैं, डाइल्यूट करने के लिए हम वाटर में एसिड और बेस को मिलाते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं कि ये एसिड और वाटर के साथ जो रिएक्शन है या बेस और वाटर के साथ जो रिएक्शन है, ये बहुत ही ज़्यादा इस हीट इवॉल्व होता है, यानी हाईली एक्सोथर्मिक होता है। हाईली एक्सोथर्मिक, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें हीट इवॉल्व होगा। तो बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होने के कारण जब हम एसिड में वाटर मिलाएंगे तो ये स्प्लिट आउट हो सकता है, बाहर गिर सकता है, और इससे जो वाटर का वेपर बनेगा उसके साथ एसिड भी बाहर हो सकता है। तो अगर हम केयरफुल नहीं रहेंगे तो हमारे शरीर पर, फेस पर पड़ सकता है, तो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो जब भी केमिस्ट्री में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, खासकर इस एसिड और बेस में, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, कंसंट्रेटेड फॉर्म में है, तो बहुत ही सावधान रहना होता है। हम एसिड या बेस में वाटर नहीं मिलाते हैं, हमको क्या करना होता है, वाटर में एसिड और बेस को मिलाना होता है। जब हम वाटर में मिलाएंगे, सामान्य लैंग्वेज में, सामान्य भाषा में तो ये दोनों एक जैसा लगता है, लेकिन हम यहाँ प्रैक्टिकली जब हम देखेंगे तो जब वाटर में एसिड डालेंगे तो वाटर ज़्यादा मात्रा में होगा और एसिड उसमें डाल रहे हैं तो जो हीट इवॉल्व होगा उतना ज़्यादा नहीं होगा। और चूँकि वाटर ज़्यादा मात्रा में है तो अगर वाटर स्पिल आउट होता है, तो अगर छिलकता है, इधर उधर पड़ता है अगर हम हमारे शरीर पर, तो उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक है। तो इस तरह से डाइल्यूशन के लिए और केयरफुल रहना होता है कि हम धीरे धीरे सावधानी पूर्वक उसमें एसिड को वाटर में मिलाएं। वाटर तो ले लिए हम एक कंटेनर में, उसमें एसिड को बहुत ही धीरे धीरे डालेंगे ताकि और वो आसानी से उसमें मिक्सअप हो सके, फास्टली उसको नहीं करना है। अभी हमने एसिड और बेस में रिएक्शन पढ़ा, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है
या बेस है, कोई भी लिक्विड दिया गया है, कोई केमिकल दिया गया है, वह एसिड है या बेस है, ये कैसे पता लगाएंगे? क्योंकि एसिड और बेस जो होता है बहुत ही कोरोसिव नेचर का होता है, तो इसको हम डायरेक्ट टच करके टेस्ट करके पता नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए एक सेफ तरीका ढूंढा गया जिसको हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर। ये इंडिकेटर का क्या काम है? इंडिकेटर कुछ ऐसा केमिकल सब्सटेंस है, किसी केमिकल सब्सटेंस का मिक्सचर है जो हमें ये बताता है कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है। जब हम इंडिकेटर को किसी सब्सटेंस में, किसी केमिकल में डालते हैं, किसी सॉल्यूशन में डालते हैं, तो उसके हिसाब से उसमें रिएक्शन होता है। या एसिड है तो अलग तरह का उसमें रिएक्शन होगा, बेस है तो उसमें अलग तरह का रिएक्शन होगा। और इसमें अगर सिंपल रिएक्शन हो तब तो पता नहीं चलेगा, लेकिन इंडिकेटर में क्या होता है, कलर, विजुअल जो होता है, विजुअल चेंज होता है, कलर चेंज होता है, या ओडोर में चेंज होता है, स्मेल में चेंज होता है। तो एसिड में कुछ अलग कलर मिल जाता है, बेस में कुछ अलग कलर मिलता है। तो इस कारण से इंडिकेटर का यूज करके हम ये पता कर सकते हैं कि जो दिया गया सब्सटेंस है वह एसिड है या बेस है। तो इंडिकेटर क्या हो गया? इंडिकेटर आर सॉल्यूशन दैट चेंज द कलर एंड ओडोर। कलर और ओडोर, किसी में कलर चेंज होता है तो किसी में ओडोर चेंज होगा। When acid and base are added to it, जब एसिड या बेस जब उसमें ऐड किया जाता है तो उसका कलर या ओडोर चेंज होता है। तो इंडिकेटर के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि पता कर सकते हैं कि कोई भी जो सब्सटेंस दिया गया है वह एसिड है या बेस है। तो इंडिकेटर का क्या काम हो गया? इंडिकेट करना कि जो सब्सटेंस हमें दिया गया है वह एसिड है या बेस है। इंडिकेटर हमें यह आसानी से बता देता है। अब आते हैं, जानते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? इसमें सिंपल इंडिकेटर में हम पीएच पेपर, लिटमस पेपर ये हो सकता है, और कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स भी हैं, कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी हैं। तो यहाँ यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होगा? ये मिक्सचर ऑफ सिंथेटिक इंडिकेटर्स। इसमें सिंथेटिक इंडिकेटर्स मिक्स्ड होते हैं जिससे हम किसी भी सॉल्यूशन को के बारे में पता कर सकते हैं कि उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कितना है या बेसिक स्ट्रेंथ कितना है, जिसको कि हम पीएच के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। पीएच क्या हो गया? मतलब हाइड्रोजन आयन का पोटेंशियल, पोटेंज से पी आया और जिसका मतलब होता है पावर, स्ट्रेंथ। तो किसी सॉल्यूशन में H+ आयन का स्ट्रेंथ कितना है वो अगर हम जान लेते हैं तो ये हम समझ सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कोई भी जो सॉल्यूशन दिया गया है वो कितना एसिडिक है, यानी एसिड में उसका स्ट्रेंथ कितना ज़्यादा है, या स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, या बेस है तो स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है या न्यूट्रल है। तो ये हम यूनिवर्सल इंडिकेटर के हेल्प से पता कर सकते हैं कि कोई भी जो सब्सटेंस दिया गया है वह एसिड है, बेस है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, न्यूट्रल है। ये सब हम इसके हेल्प से, यूनिवर्सल इंडिकेटर के हेल्प से पता कर सकते हैं। उसके बाद है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है कि ऐसा सब्सटेंस है जिसमें एसिड या बेस के रिएक्शन से उसमें अलग तरह का स्मेल जनरेट होता है या ओडोर प्रोड्यूस होता है। तो स्मेल के आधार पर हम बता सकते हैं कि वह जो दिया गया सब्सटेंस है वह एसिड है या बेस है। इसमें एग्जांपल हो गया अनियन, प्याज, वनीला। ये अनियन एंड वनीला ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का एग्जाम्पल है। अभी हम लोग एसिड बेस के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम ये पढ़ रहे थे कि इसको हम पता कैसे करेंगे। कुछ तरीका हमने पढ़ा, इसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, पीएच पेपर,
और लिटमस पेपर, इस सब के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो अब हमको पढ़ना है पीएच स्केल। तो पीएच स्केल के द्वारा हम एग्जैक्टली जो स्ट्रेंथ है एसिड बेस का वो पता कर सकते हैं। तो ये पीएच स्केल क्या हो गया, एक इंडिकेटर हो गया। पीएच स्केल क्या है, इट इज एन इंडिकेटर। पीएच स्केल एक इंडिकेटर हो गया जिससे एसिड बेस का स्ट्रेंथ पता चलता है। वी कैन फाइंड स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसेस। हम लोग एसिड और बेस का स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इधर जो ग्राफ है, ग्राफ में इस साइड लेफ्ट साइड जो है H+ आयन का कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा है, और जैसे जैसे हम राइट साइड मूव करते हैं कंसंट्रेशन डिक्रीज होते जा रहा है। यह ऊपर में जो है यह H+ आयन का कंसंट्रेशन है, यह ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ H+ आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा, यानी जीरो जो पीएच का वैल्यू होगा इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा, यानी वैसा एसिड जो फुल्ली आयोनाइज हो जाता है, H+ आयन में ब्रेक हो जाता है, तो वह सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और उसका पीएच 0 होगा। और जैसे जैसे इधर हम मूव करते जाते हैं H+ आयन का कंसंट्रेशन घटते जाएगा और OH- आयन का कंसंट्रेशन जो है वह धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एसिडिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज हो रहा है और बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रहा है, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ते जा रहा है। तो 0 पर हाईली एसिडिक कंपाउंड होगा, यानी जिसका पीएच 0 होगा वो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक नेचर का होगा, और ये बढ़ते बढ़ते पीएच जब 7 पर आएगा तो 7 पर आने के बाद क्या होगा, यहाँ पर H+ आयन और OH- आयन दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगा और पीएच का वैल्यू 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, न्यूट्रल कंपाउंड होगा, यानी जिसका वैल्यू पीएच का वैल्यू 7 आ रहा है वह न्यूट्रल कंपाउंड होगा। जैसे कि कुछ वाटर, ब्लड, ये सब लगभग इसका पीएच वैल्यू 7 होता है, 7.4 समथिंग। तो 7 के अप्रॉक्स जिसका भी पीएच वैल्यू है वह न्यूट्रल नेचर का होगा। और जैसे फिर इससे आगे बढ़ते हैं 7 से आगे, तो यानी पीएच का वैल्यू और ज़्यादा हो रहा है, यानी H+ आयन का कंसंट्रेशन और डिक्रीज हो रहा है, OH- आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर अब क्या होगा, बेसिक नेचर और ज़्यादा बढ़ेगा, और 14 पर यानी जब OH- आयन का कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगा तो वह हाईली बेसिक नेचर का कंपाउंड होगा। तो यहाँ पर अगर हम गौर करते हैं तो 7 से इधर पीएच जैसे 7 से कम होता है तो H+ आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। ठीक है, 7 से इधर आने पर 7 से अगर पीएच कम है तो H+ आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। जैसे हम 7 से आगे बढ़ेंगे तो H+ आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। तो इस तरह से हम पीएच वैल्यू से किसी भी दो कंपाउंड या ज़्यादा कंपाउंड है तो उसके एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ का हम पता लगा सकते हैं, कितना ज़्यादा एसिडिक है और कितना ज़्यादा बेसिक है। ठीक है, कुछ कंपाउंड का इसमें एग्जाम्पल हमने ले लिया है जो कि बुक में भी दिया गया, एनसीईआरटी बुक में। तो ऐसा एसिड जो
फुल्ली आयोनाइज हो रहा है तो उसका pH 0 होगा, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड ये सब हो सकता है जो स्ट्रॉन्ग एसिड है और कम्प्लीटली वाटर के सॉल्यूशन में आयोनाइज हो जा रहा है तो उसका pH सबसे कम होगा। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, गैस्ट्रिक जूस जो होता है हमारे स्टमक में, जो गैस्ट्रिक जूस होता है इसका pH 1.2 होता है। फिर लेमन जूस जो है इसका pH 2.2 होता है। उसके बाद प्योर वाटर और ब्लड जो है इसका pH कितना है 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, तो इसका pH जो होता है वह 10 होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यह बहुत ज़्यादा बेसिक नेचर का होता है, हाईली बेसिक नेचर का होता है। इसका pH 14 होता है, ये कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है और pH वैल्यू इसका 14 होता है। तो इस तरह से हम इस pH स्केल के हेल्प से किसी भी एसिड का, किसी भी बेस का, या कोई भी हम कह सकते हैं कंपाउंड लेते हैं एसिड बेस साल्ट, तो साल्ट का नियरली 7 के अप्रॉक्स होगा और स्ट्रॉन्ग एसिड का 0 के नज़दीक होगा वैल्यू, और स्ट्रॉन्ग बेस का 14 के अप्रॉक्स में वैल्यू होगा, 14 के आसपास होगा, 14 13 इस सब। 14 के जितना नज़दीक होगा उतना स्ट्रॉन्ग होगा बेस में, और 0 के जितना नज़दीक होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, 7 के नज़दीक जो होगा वह न्यूट्रल होगा। तो इस तरह से आसानी से हम pH स्केल का यूज़ करके किसी भी कंपाउंड को का स्ट्रेंथ, जो एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ हम पता कर सकते हैं। तो अभी तक हमने इसमें कुछ बेसिक चीज़ें को एसिड बेस साल्ट से रिलेटेड कंसेप्ट को कवर किया है, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जो टॉपिक बचा हुआ है उसको मैं कवर करूँगा। तो आपको अगर यह वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी इस वीक में हमने कुछ वीडियो डालने में लेट किया है क्योंकि कुछ ऑफलाइन वर्क जो है ज़्यादा हो गया है, तो इस कारण से 2-3 दिन बीच में गैप हो गया। हो सकता है नेक्स्ट वीक में भी थोड़ा सा लेट वीडियो डालें, लेकिन आप लोग पेशेंस के साथ वीडियो को देखें। आपका जो कोर्स है समय रहते हुए हम अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।